एनएमएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये वीडियो मैं आप बहुत ही मेहनत से लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको आपकी कक्षा 8 की पूरी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपकी किताब में भी नहीं लिखे होंगे। कंप्लीट सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड के दोनों के क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे और इसमें से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आप ये समझ लीजिएगा कि पूरा पेपर जो रहेगा वो 7वीं और 8वीं की विज्ञान से आना है। तो इस वीडियो में आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान हो है और अगर आप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो ये समझ जाइएगा कि आपका 35 नंबर में से 30 प्लस नंबर गारंटी से आपके आएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। विज्ञान के केवल 2 ही पेपर आपको मैं यहाँ पर दूंगा। ये आपका 8वीं क्लास का है और एक आपको 7वीं क्लास का दूंगा। आप इनको कर लीजिएगा। आप दोनों का रेडी कर ले तो आपके 35 में से 35 नंबर गारंटी से आएंगे। अब आप ध्यान से इसको देखिएगा। जो यहाँ पर लाल रंग से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये आपके आंसर रहेंगे और ब्लैक में आपका क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर लिखा है कि रवि की फसलें किस ऋतु में उगाई जाती हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की किताब के हैं। ये पार्ट 1 के रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका शीत ऋतु, मतलब कि जैसे नवंबर दिसंबर में सर्दी चालू होती है रबी की फसल बोई जाती हैं। आप ध्यान से कर लीजिए, जो आपको आता है उस पर आप राइट करके नेक्स्ट कीजिएगा और जो नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और देखिएगा, अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर दीजिएगा। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। या फिर एनएमएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, आपका नंबर प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं। आजकल खेत में बीज बोया जाता है। बीज हम किससे बोते हैं? ट्रैक्टर से, ट्रिलर से या हल से? तो देखिए, ट्रैक्टर से तो हम अभी बोना चालू करे हैं, टिलर से और हल से भी अपन पहले से बोते थे। लेकिन बीज ड्रिल के द्वारा, मतलब कि जहाँ पर बीज बोना है वहाँ पर आप छेद करके वहाँ पर आप बोते हैं। तो ये नई तकनीकी है, इसको आपको ध्यान से देखना। लेसन 1 में लिखी हुई है। सेकंड लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उर्वरक के लिए सही है। मतलब क्या, वो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, प्रकृति से मिलता है, क्या क्या प्रदूषण नहीं फैलाता, तो ये सब रॉन्ग रहेगा। उर्वरक है वो कारखानों में उत्पादित होता है, ये सही रहेगा। अगला लिखा है कि जो राइजोबियम नाम का जीवाणु है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये रहेगा फलीदार पौधों की जड़ों में। हमें ये ध्यान से करना है कि जो राइजोबियम जीवाणु रहता है ये दाल वाले पौधे जो रहते हैं उनकी जड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि बीज बोने से पहले मिट्टी को दाने के आकार में तोड़ना आवश्यक है ताकि बेहतर उपज मिल सके। हम क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं फिर उसे सीधा करते हैं। तो इससे क्या मतलब, किस उपकरण के किन उपकरणों के द्वारा हम इसको उपयोग में कर सकते हैं? तो देखिए, ट्रैक्टर, कुदाल और बीज ड्रिल। जबकि अपना सही आंसर क्या लिखा है इसमें? हल। हल से हम क्या करेंगे, खोदेंगे या कुदाल से खोदेंगे। और कल्टीवेटर से मिट्टी को क्या करेंगे? कल्टीवेटर जैसे मतलब वो गोल गोल रहते हैं, उस पर आप जैसे ही मिट्टी के ऊपर चलाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसको मतलब जो गोल गोल घूमते हैं उसके बीच में आपके मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर आने से वो टूट करके बारीक हो जाते हैं। अगला लिखा है कि एक ही भूमि पर बारी बारी से विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो आपका आएगा फसल चक्र। ध्यान से करना। आगे लिखा है कि मोट, ढेकली और रहट अलग अलग हैं, ये किस चीज़ की हैं? तो ये सिंचाई के परंपरागत स्रोत हैं जो पुराने ज़माने में चलते थे। अगला लिखा है कि कटी फसल से हम भूसे को अलग करते क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका थ्रेसिंग। लास्ट क्वेश्चन एक पार्ट का कि कृषि उपकरण कंबाइन एक संयुक्त उपकरण है, किसका है? तो कंबाइन मतलब क्या होता है? तो हार्वेस्टर जो होता है, मतलब कि फसल भी कट जाती है और उसका दाना भी अलग हो जाता है, तो हार्वेस्टर या थ्रेसर अपन बोलते हैं। अब पार्ट 2 आता है आपका कि सूक्ष्मजीव मित्र हैं या शत्रु। पूरे के पूरे जितने आपके कंप्लीट 10 से 12 पार्ट जो हैं सबके ऑब्जेक्टिव इसमें दिखाया जाना। आप ध्यान से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, पोलियो और चिकन पॉक्स बीमारी है, किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, कवक या वायरस? तो चिकन पॉक्स को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स को अपन बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, तो ये सब होता है आपका वायरस की वजह से। पोलियो तो हमने बताया था, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। उस शॉर्ट ट्रिक के में देखेंगे तो एक पोएचे लिखा हुआ था। तो 5 से पोलियो, ए से एड्स और 4 से चेचक। ये तीनों रोग किससे? वायरस से होते हैं। आपको ध्यान से करना, पोलियो किससे? आपका वायरस की वजह से होता है। ठीक है। अगला लिखा है कि बहुकोश के सूक्ष्म जीवों के उदाहरण बताइए, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो शैवाल और कवक में क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सूक्ष्मजीवों से प्राप्त दवाइयों का उपयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। इस दवाइयों को कहते हैं, मतलब वे दवाइयाँ जिनका उपयोग हम क्या करते हैं। ये आपका क्लास 8वीं में क्वेश्चन भी लिखा है कि एंटीबायोटिक्स क्या है, तो वही ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना। आगे लिखा है कि अचार जो रहता है
उसमें हम क्या मिला दें कि अचार जल्दी सड़े नहीं, तो हम क्या करते हैं सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं, इससे अचार अपना सड़ता नहीं है। देखिए जो भी पढ़ेगा पेपर उसी का निकलेगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे हो सकता है आपकी जगह कोई और पढ़ रहा हो, तो उसके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। और ये एक बार आपका पेपर निकल जाता है तो 4 साल के लिए आपको गवर्नमेंट या सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलती है, तो आप ध्यान से इसको कीजिएगा। देखिए राइजोबियम का क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधे की जड़ में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट लिखा है कि लैक्टोबैसिलस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ भी आपको लैक्टो जहाँ भी शब्द दिख जाए वहाँ पर आपको दूध या दूध से बने उत्पाद के बारे में टिक लगाना है। चाहे मक्खन हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, चाहे दूध हो, आपका कुछ भी हो, मट्ठा हो, सब में आपको लैक्टो आपका आंसर आता है। अगला लिखा है कि खबीर द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब शर्करा जो अपने पास गन्ना है इसकी अपन दारू बदल रहे हैं, दारू मतलब अल्कोहल में बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो आपका किम्मन बोलते हैं इसके लिए। ठीक है। अगला लिखा है रोटी में छेद गैस के बुलबुले के कारण होते हैं। रोटी जो आपने देखी होगी कि जब बहुत दिन हो जाते हैं उसमें छेद होने लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से रोटी में क्या होते हैं, छेद हो जाते हैं। जानबूझकर कमजोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर में इंजेक्ट करना और मजबूत रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता के लिए एंटीबॉडी का उत्पाद करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नए जीवाणु बनाएंगे और एंटीबॉडी का उत्पाद करेंगे, तो इसका आएगा आपका टीकाकरण आ जाएगा। मलेरिया के सूक्ष्म जीव किसके द्वारा ले जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, यह आएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर। और डेंगू बोलेंगे हम, तो डेंगू में क्या आ जाए आपका मादा एंडीज मच्छर। ठीक है, नर किसी में भी नहीं आएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर है ये आपका मलेरिया के लिए है, मादा एडिज मच्छर है ये डेंगू के लिए है। पार्ट तीसरे क्या आते हैं कि पार्ट 3 में फाइबर और आपका प्लास्टिक रहेगा। इसमें क्या कैसे रहेगा, तो फर्स्ट लिखा है कि छोटी रासायनिक इकाइयों की श्रृंखला जो मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं उसे क्या बोलते थे, पॉलीमर हो जाता है। दूसरे लिखा है कि पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण है, ये आप ध्यान से कीजिएगा। जो पॉलीथीन है वो आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण रहता है। अगला लिखा है कि प्लास्टिक जो एक बार ढल जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, तो थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। जो आपके बोर्ड रहते हैं ये थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी ये तो काम का नहीं है, ये आएगा क्वेश्चन आपका कि खालिस्तान प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। मतलब इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। रेयॉन क्या प्राकृतिक बहुलक होता है, सेलुलोज होता है या नायलॉन होता है। तो देखिए रेयॉन अपन खुद से बनाते हैं, नायलॉन हम खुद से बनाते हैं, लेकिन सेलुलोज अपन को प्रकृति से प्राप्त होता है, घास में ही ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वैक्यूलाइट ये वाला भी नहीं करना है। इस मतलब यहाँ से इस पार्ट से और क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब आते हैं आपके बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे कि आपको यही लगेगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फोर्थ लेसन है धातु और अधातु। पहला क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं क्या कहलाता है, तो ये होता है आपका आघात वर्धनीयता। और खींचकर अगर हम उन्हें एक तार जैसा बनाएंगे तो उसे बोलते हैं तन्यता। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन में लचीलापन लिखा है, इसकी जगह पर तन्यता लिख के आएगा। आप ध्यान से कीजिएगा, धातु में 2 गुण हैं, पीटेंगे तो चादर जैसा फैल जाएगा, उसे बोलेंगे आघात वर्धनीयता, और खींच करेंगे तो तार जैसी आकृति बन जाएगी, इसे बोलेंगे अपन तन्यता या फिर लचीलापन। इसके अलावा धातु विद्युत की सुचालक होती है, धातु में चमक होती है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इन सबको भी याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, तो आंसर आएगा आपका पारा। और अगर यहाँ पे लिख के आ जाए कि कौन सी आधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम आ जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब तांबे का बर्तन लंबे समय तक नव हवा में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक हरी परत जम जाती है, किसकी होती है, तो आपका राइट आंसर है कॉपर हाइड्रोक्साइड की, कॉपर कार्बोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो क्या बनता है, तो आएगा सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो पानी में, और सोडियम को केरोसिन में। अगला लिखा है कि धातुएं वज्र जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं इसलिए उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो मधुर। ये आपका रॉन्ग है, इसको आप नहीं कीजिएगा। वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया ठंडा करके गर्म करके विद्युत अपने द्वारा आगे नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं तत्व। ध्यान से करना, ठीक है। वे ध्वनि युक्त मतलब वे पदार्थ जिसमें ध्वनि नहीं होती है, ऊष्मा विद्युत की खराब संवाहक होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपन अधातु। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसमें लिखा नहीं है कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं तो उन्हें बोलते हैं अपन उपधातु।
अब आते हैं कोयला वाले 5th चैप्टर से। इसमें लिखा है कि प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद संसाधन और मानवीय गतिविधियों समाप्त होने की संभावना नहीं है, उसे क्या कहा जाते हैं? तो अक्षय प्राप्त संसाधन। यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, तो आपको ये याद करना है कि CNG किसका संक्षिप्त रूप है? C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस। हिंदी में बोलेंगे अपन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ध्यान से करना, ये CNG है, एक LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला ही क्वेश्चन भी मोस्ट है आपका कि मृत वनस्पति को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कार्बनीकरण। देखिए पेपर वालों को केवल 35 क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं विज्ञान से, तो वो आपको 7वीं और 8वीं क्लास से ही लेते हैं। सिलेबस ही आपका 7वीं 8वीं क्लास का रहता है, तो आपको ध्यान से यही क्वेश्चंस करने हैं। होता क्या है कि सभी बच्चे 1 2 3 4 5 पार्ट के आसपास तो अच्छे से रेडी करते हैं, लेकिन बाद के पार्ट में उन्हें आलस आता है और यहीं से वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका निकल जाता है, जिनका नहीं पढ़ते हैं वो बाद में फिर यही बोलते हैं कि हमारा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो अब मेहनत कीजिए ताकि आपको बाद में ऐसी दिक्कत कोई ना आए। अब लिखा है कि बताइए भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ होता है, यानी कि सबसे पहले किस राज्य में पाया गया था? तो ये आपका आएगा असम में। और पेट्रोल का जो वहाँ पे कुआं है, मतलब जगह है, उस स्थान का नाम है डिगबोई। असम के जो डिगबोई मैंने बताया डिब्रूगढ़ के पास में है, वहाँ पर सबसे पहले पेट्रोल का आपको कुआं मिला था। ठीक है, आगे देखिएगा, तो इनमें से आपका आएगा काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है सुनहरा सोना किसे कहा जाता है? तो जूट को। ये ध्यान रखना, काला सोना पेट्रोलियम को और सुनहरा सोना जूट को। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन को अब नहीं पढ़ना है, तो यही क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको एग्जाम में परेशान कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि वह रासायनिक 6 लेसन के हैं कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है क्या कहलाती है? तो इसे बोलते हैं अपन दहन। मतलब सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आग या दहन की प्रक्रिया संपन्न कब होती है? तो ऑप्शन में राइट आंसर लिखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। सेकंड क्वेश्चन है ईंधन हो सकता है, तो ठोस भी होता है लकड़ी जैसे, तरल भी होता है जैसे कि आपका होगा पेट्रोल, गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको इसमें लिखा है कि ये देखिए बेपदार्थ जिनका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब आसानी से जलने लगते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन ज्वलनशील पदार्थ। इसके बाद ये क्वेश्चंस करने नहीं है, यहाँ पर भी नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन देखना है कि कपड़ों में लगी आग से झुलसे व्यक्ति को कंबल से लपेटा जाता है, क्योंकि कंबल से क्या होता है? हवा की आपूर्ति कम हो जाती है। इनमें से क्वेश्चंस करना नहीं है। 7वां लिखा हुआ है, ये मोस्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई का मतलब क्या है? वन की कटाई का मतलब क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है वनों की कटाई कर उस भूमि पर अन्न प्रयोजन के लिए उपयोग करना, मतलब पेड़ काट कर कुछ और वहाँ पर यूज करने लगे। ये ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से कीजिएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी पर से किरणें वापस नहीं जा पाती हैं, तापमान में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं अपन स्थानिक प्रजातियाँ। इसके अलावा विदेशी प्रजातियाँ क्या, जो विदेश में पाई जाती हैं। स्थानीय मतलब केवल एक ही जगह पे पाई जाती हैं, मतलब लोकल में होती हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं इसमें से, एक है संकटग्रस्त जातियाँ, तो वे पेड़ पौधे या जानवर जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है और समाप्त होने वाले हैं उन्हें बोलते हैं संकटग्रस्त। एक होता है आपका लुप्त जातियाँ, तो वे जातियाँ जो लुप्त हो चुकी हैं यानी उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है उन्हें लुप्त जाति बोलती हैं। एक होता है आपका लाल किताब या रेड डेटा बुक। क्या है? तो रेड डेटा बुक जो आपका होता है उससे में जो जानवर लुप्त होने वाले होते हैं फिर जिनकी संख्या कम बची है उनकी संख्या को नोट किया जाता है। देखिए ऑप्शन में आ ही गया है अगला कि वह स्रोत पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय जानवरों एवं पौधों का रिकॉर्ड रखती है, मतलब लुप्त होने वाले हैं अभी हुए नहीं हैं, तो रेड डेटा बुक बोलते हैं। इसके बाद लिखा है कि प्रवासी पक्षी वर्ष के एक विशेष मौसम में दूर स्थानों पर उड़ते हैं क्योंकि वह स्थान बहुत ठंडा होता है। ठीक है, पुनर्विकरण करना नहीं। 8 पार्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट लिखा है कि मुर्गी का अंडा कैसा होता है, तो इसमें एक कोशिका होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है कि कोशिका अपना आकार बदल सकती है, मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें आकार बदल सकता है, तो होती है आपकी श्वेत रक्त कणिका। पूछा जाता है कि RBC का पूरा नाम क्या है, तो रेड ब्लड सेल। WBC का नाम क्या है, तो आपका वाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत रक्त कणिका है।
इसके बाद आपको देखना है ये कोश का भित्ति और कोश का झिल्ली वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए कोश का झिल्ली जो रहती है, झिल्ली वो आपकी दोनों में पाई जाती है, वो पादप कोश का जंतु कोश का दोनों में होती है, लेकिन कोश का भित्ति केवल पादपों में होती है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था, तो कोशिकाएं देखी थी, ये आपको अच्छे से पता होगा। इसके बाद लिखा है कि संगठित केंद्रक रहित, मतलब इसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसका केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद लिखा है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच मौजूद जेली को क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव। राई और गुणसूत्र जो होता है वो किसका बना होता है, तो जीन का। मोस्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र जहाँ भी लिख के आए वहाँ पे आपको जीन लगाना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और याद रखिए। एक क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम। इसके अलावा ऊर्जा की किसे कहते हैं, तो ये आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये नेक्स्ट 9th चैप्टर रहेगा कि मानव मतलब प्रजनन वाला चैप्टर है, 2 से 3 पार्ट बचे हैं, ध्यान से कीजिएगा। मानव जनन नर जनन कोश का कौन सी है, तो शुक्राणु। और अगर यहाँ पे मानव की जगह आपका अगर मादा लिख के आ जाएगा, महिलाएं लिख के आ जाएगी, तो उसमें आएगा आपका अंडाणु। ठीक है। अगला लिखा हुआ है आंतरिक निषेचन किस में नहीं होता, तो मछली में। निषेचन की परिणाम स्वरूप क्या बनता है, ये ध्यान कीजिएगा कि निषेचन के बाद क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है, ये नहीं करना है, आलैंगिक नहीं करना है। डॉली नामक प्रसिद्ध पशु था, तो ये आपको ध्यान करना है कि पहली वाली क्लॉन भेड़। क्लॉन भेड़ मतलब तो वो भेड़ नहीं थी, एक जानवर से अलग से गुणसूत्र लिए, दूसरे जानवर से अलग से गुणसूत्र लिए और दोनों को मिलाकर के एक भेड़ बनाई गई प्रयोगशाला में, तो इससे बोला गया क्लॉन भेड़। और ये भेड़ आपकी प्रसिद्ध मतलब पहली भेड़ है, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। ये लिखा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन होता है, ये बिल्कुल ध्यान कीजिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन। ठीक है। इसके पश्चात ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको टेस्ट, हाँ ये वाला करना है कि टेस्टोस्टेरोन मानव में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, तो केवल पुरुषों में पाया जाता है, और महिलाओं में आएगा तो एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन्स हर बार पूछे जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में, और एस्ट्रोजन महिलाओं में। ठीक है। इनके बाद ये क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, ये क्वेश्चन नहीं करना है। बल और दाब, यहाँ से आपकी भौतिक विज्ञान लग जाती है, 3 पार्ट के आसपास रहेंगे और फिर आपका खत्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है कि किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है इसके लिए बल। ये क्वेश्चन आगे कि आपको जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन करना है आपको, एक बॉल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक गेंद है, ये लुढ़कती लुढ़कती क्या होती है, धीमी हो जाती है, तो किस कारण होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका घर्षण के कारण। अगला लिखा है कि घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है, इसकी दिशा क्या होती है, तो विपरीत दिशा में होती है। इसके अलावा दबाव बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल, इसका ये सूत्र ध्यान करना है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो एक आकर्षक बल है जो पृथ्वी अपनी ओर किसी को खींचती है। टकराव, ये आपका प्रश्नना वाला चैप्टर रहेगा, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको नहीं करना है। ये देखिए आपकी टायरों को किस प्रकार ट्रीट किया जाता है, तो घर्षण बनाने के लिए। स्नेहक क्या होते हैं, स्नेहक का उपयोग मतलब ग्रीस का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। सरकने वाला घर्षण लुढ़कने वाले घर्षण से क्या होता है, तो कम होता है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे केवल वही बताऊंगा। ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो आपको ध्यान से करना है, ये केवल कंपन करने वाली वस्तु में उत्पन्न होती है। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा तय नहीं कर सकती, तो वैक्यूम में। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है। ध्वनि की चाल कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य चाल होती है। इसके बाद ये आपको ध्यान से करना है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, दोलन की आवृत्ति। इसमें लिखा है कि खाली स्थान डीबी से ऊपर ध्वनि शारीरिक रूप से दर्दनाक हो जाती है, मतलब अगर अपन सुनते हैं 80 डीबी से ज़्यादा की ध्वनि तो आपको कान में कष्ट होता है, और 20 डीबी से कम की ध्वनि हम सुन नहीं पाते हैं। देखो लिखा हुआ है कि मनुष्य कितनी सीमा में ध्वनि सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। इसमें अलावा लिखा हुआ है कि पुरुष की आवाज़ महिला की आवाज़ की तुलना में भारी होती है, क्यों, क्योंकि पुरुष का स्वतंत्र लंबा होता है, तारतम्य की वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट रहेगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए बहुत ही मुश्किल से मैंने क्वेश्चन ढूंढे हैं, कंप्लीट क्लास 8 की आपके जितने भी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सभी इसमें हैं। इतने ऑब्जेक्ट तो आपकी पुस्तक में भी नहीं होंगे, तो आप ध्यान से इनको कर लीजिएगा, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं।
14वां आपका पार्ट का क्वेश्चन है, एलईडी में लंबा तार हमेशा टर्मिनल से जुड़ा होता है तो धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, लेकिन एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। एल मतलब लिक्विड, ई मतलब इलेक्ट्रिक और डी मतलब डायोड। ये ध्यान से कर लीजिए। जो टीवी आपकी रहती है एलईडी टीवी बोलते हैं। एल मतलब लिक्विड, ई मतलब इलेक्ट्रोड और डी मतलब डायोड। इसके बाद क्वेश्चंस जो और रहेंगे आपको जो करना होगा वो देखिएगा ये क्वेश्चंस, लोहे को क्षरण और जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है और इस परत को चढ़ाने को बोलते हैं हम गैल्वनाइजेशन, जस्तीकरण। तो ध्यान से आपको इसको देखना है, गैल्वनाइजेशन या जस्तीकरण। इसके बाद लिखा है कि कुछ द्रव विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, कुछ कुचालक। इनमें से कौन कुचालक है, मतलब जो आपका पानी रहता है इसमें करंट तो लगता है, लेकिन एक ऐसा पानी भी जिसमें करंट लगता ही नहीं है, तो उसका नाम है आसुत जल। लास्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये पता नहीं ये क्यों इतना क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो उसमें उत्पन्न आवेश इसको क्या कहते हैं। हमने कांच की छड़ ली और रेशम के ऊपर रगड़ी, तो जो अपने हाथ में रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पर रगड़ेंगे उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस पर क्या आएगा, आपका धनात्मक आवेश या सकारात्मक आवेश आ जाता है। बिजली गिरने के दौरान वास्तव में खाली स्थान होता है तो विद्युत आपका निर्वहन होता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन यहाँ पे होता है, तो ये कि 2001 में भारत के किस भाग में भूकंप आया था, तो गुजरात में खतरनाक भूकंप आया था, बहुत यहाँ पर तबाही हुई थी। सिस्मोग्राफ क्या है, तो भूकंप की कंपन को रिकॉर्ड करने वाला है। इसके अलावा लिखा है कि भूकंप की शक्ति को परिमाण के संदर्भ के पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब भूकंप नापते कैसे हम, तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, लेकिन नापने की इकाई क्या है, तो रिएक्टर पैमाना होता है। देखिए ये चैप्टर 16 जो है ये केवल सीबीएसई बोर्ड में है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बोर्ड से आपकी क्लास से इसको हटा दिया गया है। प्रकाश पाठ है तो आप एक बार फिर भी देख लीजिएगा कि समतल पर पड़ने वाले प्रकाश का आपतन कोण 30 है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो समतल दर्पण पर जितना आपका आपतन होता है हमेशा उतनी परावर्तन होता है, बराबर होता है, तो इसी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फैलाव। इंद्रधनुष कैसी घटना है, तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या फैलाव की वजह से होती है। ये आँख पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और इसके बाद ऐसी कौन सी वस्तु है जो चमकदार नहीं है, आँख है हमारी, आँख में कोशिका का रंग किस प्रकार पड़ता है, मतलब कैसे विभाजित होती है, तो शंकु कारण विभाजित होती है। और ये आपका तारे सौरमंडल से पाठ रहेगा। ठीक है। तो ये तो आपके समाज विज्ञान में आ जाता है, तो इसको नहीं करना है, फिर भी आप देख सकते हैं कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो इसका राइट आंसर आर्यभट्ट। यदि शनि ग्रह को समुद्र में फेंक देंगे तो क्या होगा, समुद्र ग्रह तैरने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व बहुत ही कम है। चलिए इन क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा, और भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे जिसको भी ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए। मैंने केवल 15 तक आपको डिटेल में समझाए हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। जिसको भी ये कंप्लीट क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी।